दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी, जैसे किसी ने हत्थे पर हाथ रखकर घुमाया हो और फिर दरवाज़ा चिटराहट की मध्यम आवाज़ के साथ खोले। उसे फ़र्क सुनाई दे रहा था। आंखों पर से अब पट्टी बंदे होने की वजह से वो कुछ भी देखने से कासिर थी। अभी तक वो इस शख्स के कंधे पर मौजूद थी, सर ऊपर उठाए इधर उधर घुमा रही थी। साया पट्टी से ढकी आंखों के नीचे पपड़ी ज़दा लब थोड़े से खुले थे। दरवाज़ा खुलने के बाद उस शख्स के आगे बढ़ते कदमों के साथ ही अचानक इर्द गिर्द से उभरती बहुत सी आवाज़ें कान के पर दूसरे टकराई। आवाज़ें इतनी ज़्यादा और मिली जुली थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो शख्स एक जगह रुका और झटके से उसे नीचे उतारा। उसके पाँव अब ज़मीन पर थे, हाथ पीछे बांधे होने के बायस एक पल के लिए वो लड़खड़ा गई और बामुश्किल खुद को गिरने से बचाए। अब कोई उसके सर के पीछे से पट्टी खोल रहा था। जैसे ही पट्टी खुली, छत पर जलती बत्तियों की तेज़ रोशनी के बायस एक लम्हे के लिए आंखें चूंधे आ गई। आहिस्तगी से आंखों के पपोटू को स्कोर कर धीरे से खोला। सुरह डोरियों वाली पुतलियों में सामने के बुनते अक्स के साथ होप का साया वाजा था। ये एक लंबी गैलरी थी जिसके दाएं बाएं जेल नुमा कमरे थे। क्या छोटा सा घर है हमारा, जैसे कोई डरवा हो। मुझे नफरत अपने घर से। जहन में अपनी ही आवाज़ की बाज गश्त टकराई। इस गैलरी की छत सर के बहुत करीब थी और छत के अंदर कतार दर कतार बल्ब नस्ब थे। एकदम से जैसे घुटन का एहसास बनने लगा। ये शायद बेसमेंट था, इसलिए सांस लेने में दुश्वारी थी। अगर मेरे शोहर की घर बालकोनी ना हुई तो मैं उसे कहूँगी न्याय कर ले। तुम्हें पता तो है मुझे खुली जगह, छत, बालकोनी समंदर कितना पसंद है। जहन में फिर से आवाज़ें उभरी। ओह जेजिस, मौत इसी का नाम है शायद। ज़बान तालू से चिपकने लगी थी। सांस हल्क में उठने लगा था। होप के बाद दिल लर्जने लगा था। इस जगह का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर कमरे का दरवाज़ा जेल की सलाखों की तरह था और डिजिटल लॉक लगे थे। वो होप से आंखें फाड़े देख रही थी। वो शख्स अब कोहनी के करीब से उसका बाजू थामे आगे बढ़ रहा था। वो हवास बहाता हैरत से फटी आंखें दाएं बाएं घुमा कर देख रही थी। हर कमरे में तकरीबन 4 या 5 लड़कियां थीं और छोटे से डरबेनुमा इन कमरों में दाएं बाएं दीवारों के साथ लोहे के बने पलंग ऊपर नीचे रखे गए थे। पहली कुचैली दीवारें जिन पर आओ बका दर्ज थी। हर कमरे के हर दीवार पर कोयले और हूं से कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कुछ बना हुआ था। और जहाँ जहाँ से गुजर रही थी लड़कियां सर उठाए मुतहय्यर आंखों से उसे देख रही थी। अजीब वहशत थी सबकी आंखों में। चेहरे मुरझाए, बाल बिखरे, तन पर कपड़ों के नाम पर बस छींतरे और अंदर से कांप की। एक ऐसी जगह थी जहाँ लड़कियों को जानवरों की तरह रखा हुआ था। स्याफाम अब एक कमरे के सामने रुक चुका था और जेब से एक कार्ड निकालकर कमरे के दरवाजे का डिजिटल लॉक खोल रहा था। कमरे में पहले से मौजूद लड़कियां मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। लॉक खोलने के बाद उसने सलाखों वाला दरवाज़ा स्लाइड किया और एक झटके से उसे अंदर धक्का देने के बाद दरवाज़ा फिर से स्लाइड करते हुए बंद कर दिया। वो लड़खड़ाती हुई सामने पलंग से टकरा जाती अगर पलंग के पास खड़ी लड़की से थाम ना लेती। उसने होश से फटी आंखों के साथ कमरे में पहले से मौजूद 3 लड़कियों को देखा। 2 मगरबी और एक लड़की मशरकी रंग और रूप की थी जिसने आगे बढ़कर उसे पलंग से टकराने से बचाया था। बिल्कुल सामने वाले कमरे में मौजूद लड़कियां भी अब सलाहें थामे सर उनसे जोड़े उसे ही देख रही थी। तरस के अलावा उनकी आंखों में इसके लिए और कुछ ना था। मशरकी लड़कियां अब उसके पीछे बंदे हाथों को टेप से आज़ाद कर रही थी। हर लड़की बेबसी दिखाई दे रही थी, थकी हुई ज़िंदगी से बेजार। उसको कुछ देर यूं ही खामोशी से देखने के बाद वो सब अपनी जगहों पर वापस जाने लगी। मगरबी लड़कियां आपस में मुख्तलिफ ज़बानें बोल रही थी जिसकी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सब के नकियों से उसे देख रही थी, अब कानों में बातें कर रही थी। ये सब हैरान हो रही हैं, तुम रो नहीं रही इसलिए क्योंकि यहाँ पर नई आने वाली लड़की पहले चीखती और रोती है। अकब से उस मशरकी लड़की की आवाज़ उभरी। वो उर्दू बोल रही थी। वो चौंका मुड़ी। इस दायरगार में हम ज़बान कोई मिला था। मुड़ते ही हैरत और खुशी की हल्की सी रमक चेहरे पर सजाए उस लड़की की तरफ देखा। वो बेहद हसीन, नकूश और सफ़ेद रंग वाली लड़की थी जो अब उसे देखते ही फीकी सी मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। कहाँ की हो? धीमे से लहजे में वो इससे सवाल कर रही थी जबकि वो कमरे का जायजा लेने में महोत ही 4 पलंग थे। 2-2 करके पलंग ऊपर नीचे रखकर कमरे के दाएं और बाएं दीवार के साथ लगाए हुए थे। सामने की दीवार में एक दरवाज़ा था, शायद वाशरूम था। कहाँ की हो? लड़की ने फिर से सवाल दोहराया। उसने फटी फटी वहशत ज़दा निगाहों का जाविया बदला और सवाल पूछने वाले की तरफ देखा। वो हमदर्दी से
उसकी तरफ देखते हुए जवाब की मुंतज़िर थी। पाकिस्तान है बामुश्किल पपड़ी ज़दा लब खोले, फीकी सी आवाज़ थी जिसमें गले की खड़खड़ाहट शामिल थी। हम भारत से उसके पूछने से पहले ही लड़की ने अपना मुल्क बताया। वो सीधा सी पैंट शर्ट में मलबूस थी और गले में स्कार्फ था। चेहरा शफाफ था, ना कोई दाग ना कोई बाल। अगवा हुई थी क्या? वो अगला सवाल पूछ रही थी। नहीं, शादी। थूक निकला और फिर से इर्द गिर्द देखा। बाकी दोनों लड़कियां आपस में बातों में मसरूफ थी। ओ अल्लाह मुस्लिम हो? हैरत से सवाल पूछा। वो खुद अपने हुलिये से मुस्लिम ही लग रही थी। नहीं, क्रिश्चियन, मुख्तसर जवाब दिया और उसकी तरफ सवालिया देखा। वो फ़ौरन समझ गई हम मुस्लिम हैं। तमन्ना नाम है। समगल होकर जहाँ पहुँची है। दुख भरा लहजा था। एक लम्हे के लिए वो मबहूत हुई। नसीब सूरज से नहीं जुड़े होते। हाँ, सामने बैठी उस लड़की को देखा, उस बात पर यकीन और पुख्ता हुआ तमाम। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना ने मुलायम से लहजे में सवाल किया। जवी जान आहिस्तगी से जवाब दिया। रोशनियों के शहर कराची का ठाटे मारता समंदर गहरी होती शाम के हसीन मंजर को दुबाला कर रहा था। सड़कों पर अनगिनत गाड़ियां शाम होते ही अपनी तादाद दुगनी करते हुए हारन और दूसरे बेहंगम शोर का इजाफा कर चुकी थी। लाइन्स एरिया की इमारतों के मुश्तरका मैदान में खेलते लड़के भी अब अंधेरा फैलते ही जोक दर जोक मैदान के मुख्तलिफ गेटों में से हंसते उछलते एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते बाहर निकल रहे थे। जब भी रोज़ के मामूल के मुताबिक बालकोनी की रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए और निगाहें सामने मैदान में दरख्त के नीचे रखे उसी बेंच पर जमाए खड़ी थी। हल्के सब्ज़ रंग के जोड़े में रंगत साफ लग रही थी। घुंघराले बालों की ढीली सी पोनी बनाने के सबब अनगिनत बालों की लटे कानों के पास स्प्रिंगों की तरह जुड़ रही थी। आंखों का हजम बहुत दूर निगाह मरकूज करने की वजह से कदर कम था। वो बहरा खूबसूरत सब्ज़ पत्थर जैसी आंखों वाला लड़का आज भी वहाँ सर झुकाए बैठा था। वो यूं ही बेसबब उस पर निगाहें मरकूज किए उसे देख रही थी जब अचानक अकब से कदमों की चाप पर चौंक कर पीछे मुड़ी और सनाना के हाथ में पकड़े बाप और आधे चाय के कप को देखकर बेएहतियात मुस्कुरा दी। वो दूसरे हाथ में अपनी चाय का कप थामे हुए थी। मौसम सरमा की आमद थी और कराची की हवाओं में हल्की सी हनकी महसूस होने लगी थी। लो पियो, और मैंने शाम की चाय बनाई है। अब अब्बा की रात की तुम बनाओगी? सनाना ने चाय का कप पकड़ाते साथ ही हुक्म जारी किया। उसने खोई से अंदाज में सनाना के हाथ से चाय का कप पकड़ा। उसके अंदर से उठती बाप में धीरे से हाथ को दाएं बाएं घुमाया। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। सनाना चाय के कप को हाथ में थामे मदम से सुर में गुनगुनाती रेलिंग तक आ चुकी थी। बगौर सनाना की तरफ देखा और फिर से कप की तरफ देखते हुए गोया हुई। सनाना, तुम्हें पता है उसकी आंखें कैसी हैं? कप में से उठती बाप अब कम हो रही थी। जिस पर निगाहें मरकूज किए वो सनाना से सवाल कर रही थी। उसके अचानक से कहे गए सवाल पर सनाना यकदम से गुनगुनाना छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। किसकी आंखें? सनाना ने हैरत से चेहरे को हल्का सा हम देते हुए पूछा। उसी के अन्नों की दोस्त की निगाहें झुकाए ही इंकशाफ के उस दिन के बाद वो बिलाजवाज उस लड़के के पुरस्रार शख्सियत में उलझ कर रह गई। उस लड़की की अजीब सी हरकत उसके जहन में तजस्सुस पैदा करती थी। इत्तेफाक ऐसा था वो अक्सर कहीं ना कहीं उसे नजर आ ही जाता था और वो ना चाहते हुए भी उसको देखे जाती थी। अजीब सी कशिश थी जिस पर दिल और दिमाग एक साथ हमक उठते थे। वो कोई दिल फेंक या हसीन सूरत रखने वाली लड़कों पर मार मिटने वाली लड़की नहीं थी और ना ही अब की बार कुछ ऐसा था कि वो उस लड़के पर मार मिटी थी। बस कुछ था जो उसके जहन की डोरें उस लड़के की तरफ खींचती थी। कैसी हैं उसकी आंखें? सनाना ने उसके चुप हो जाने पर तजस्सुस से पूछा। जबीर ने सामने हला में निगाहें जुमाई। अंधेरा फैल चुका था। वो फ्लैटों की बत्तियां जगमगाने लगी थी। उसकी आंखों की स्याह पुतलियों में कितनी ही रोशनियों का अक्स था। पेशानी पर गहरी सोच जैसे लकीरें और स्याह किनारों लब एक दूसरे में पेवस्त थे। ऐसी आंखें जैसे कोई बरसों से न रोया हो और अपने रोने पर बांध रखे हों। खोए से लहजे में जवाब दिया। ये क्या बात हुई? सनाना ने बमें इकट्ठी किए ना समझी जाहिर की। यही तो है, मैंने उसकी आंखों को बहुत गौर से देखा है। उसकी आंख की पुतली पर एक दबेज तह जमी है जैसे कोई परत हो, उदासी की परत, ऐसी परत जिसके पीछे बहुत से राज पन्हा हो। खोई से लहजे में वो मुसलसल बोल रही थी। चाय के कप के किनारों पर आहिस्तगी से उंगली फेरते हुए गहरी सोच में डूबी वो सनाना को शक में डाल रही थी।
सनाना ने शाह की निगाहों से घूरा। जब तुम उसे सर पर सवार क्यों कर रही हो? मुझे अजीब सा वहम हो रहा है। सनाना की आवाज़ में उसकी हालत को लेकर डर था। वो जबी से छोटी थी मगर दोनों की दोस्ती गहरी थी। उसे जबी के इस लड़के में इतनी दिलचस्पी डरा रही थी क्योंकि आज से पहले उसने जबी को कभी यूं किसी लड़के के बारे में इतनी गहराई में जाकर सोचते हुए नहीं देखा था। नहीं, सर पर सवार नहीं कर रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उस लड़के की आंख की पुतली पर से उदासी की वो परत हट जाए। आस्की से चाय का सिप लेते फिर से सामने वाली इमारत को की जलती रोशनी पर निगाह टिकाई। मैं उसको रोता देखना चाहती हूँ, अजीब सी ख्वाहिश का इजहार किया। सनाना ने हैरत से कब लबों से हटाकर उसकी तरफ देखा। जब किसी को उदास देखो तो ख्वाहिश होती है उसे मुस्कुराता और हंसते देखूं। तुम अजीब हो कि उसे रोता देखना चाहती हो। सनाना के लहजे में हैरत और तासुब का मिला जुला अंतर था। हाँ, ऐसा ही है, मैं चाहती हूँ वो इतना रोए कि उसकी आंखों से वो बोझलपन, वो उदासी जट जाए। जवी ने पुरशौक लहजे में अपने मकसद से आगाह किया। बात वाकई यही थी, वो सिर्फ उसे हमदर्दी महसूस कर रही थी। सनाना ने अपने सर को तासुब से नफ़ी में जुम्बिश दी और चाय का घूंट भरा। मुझे अजीब लगता है जब कोई इस समर में इतना उदास हो, ज़िंदगी से बेजार। चाय का घूंट भरा और कमर रेलिंग से टका चेहरा करूँ सनाना की तरफ किया। कोई होगा उसे दुख भी, और ये किस किताब में लिखा है कि उदासी और बेजारी इस उम्र में नहीं हो सकती? सनाना ने उसकी बात की नफी कर दी। इस उम्र में उदासी और बेजारी कुछ देर की होती है, फिर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी उदासी मुझे बरसों पर मोहित लगती है। जवी ने वसूख से अपना मौका पेश किया। तुम्हें कैसे पता बरसों की उदासी है? उसकी पथराई हुई आंखों से जवी ने फौरन जवाब दिया। और ये कब किया तुमने इतना गौर उस पर? सनाना ने आंखों को सिकोड़ते हुए इस्तफसार किया। कुछ दिन पहले सीढ़ी पर टकराया था, मदम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जबी ने कभी उससे कोई बात छुपाई ही नहीं थी। सनाना अब खोती निगाहों से उसके चेहरे के तासुर पढ़ने की कोशिश में थी। आज वह हिना के साथ लाइब्रेरी गई थी। चाय के कप को लबू से हटाकर एक और इंकशाफ की तमहीद बांधी। सनाना ने बमें चुकाए सवालिया निगाहों से देखा और कप को लबू से लगाया। मैं एक किताब लाई हूँ, आइसगी से अगली बात बताई। सीधी होकर निगाहें सनाना की निगाहों में गाड़ी। कैसी किताब? सनाना ने तजस्सुस से पूछा। गूंगे बहरे लोगों से इशारों में कैसे बात करते हैं वो सीखने के लिए आवाज़ को हर दर्जा धीमा रखते हुए किताब के बारे में बताया। क्या? सनाना चीख पड़ी थी, आंखें पूरी खुले हैरत से अपनी बड़ी बहन को देखा। और क्या उसे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी? ओह जीसस, क्या करती फिर रही थी वो? सनाना की आंखों में होप के साए थे। जबी तुम पागल तो नहीं हो गई कहीं? मतलब तुम अब उस लड़के से बात करोगी? सनाना ने दांत पीसते हुए पूछा। बाजिद दबोच का उसे एक झटका देकर अपने रूबरू किया। वो लड़खड़ा कर सीधी हुई चाय का कप छलक गया। जबी तुम इससे बात नहीं करोगी, समझी? बिला वजह उस लड़के को इतना खोज रही हो? हमारी तो अन्य लोगों से भी इतनी बातचीत नहीं है और वो लड़का मुस्लिम ही लगता है। खबरदार अगर तुमने कोई भी ऐसा कदम उठाया। ना जान ना पहचान। सनाना गुस्से में उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर रही थी। ओ बाबा, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ उससे बात करने को? मैंने सोचा हो सकता है कभी। जबी ने हंसते हुए बात शुरू की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सनाना ने सख्त अल्फाज में फौरन उसकी बात काटी। चलो, अब्बा आने वाले हैं, अंदर चलते हैं, उंगली करते हुए हुक्म दिया। आंखें निकाली और आगे चल दी। वो यूं ही अक्सर छोटी सी बड़ी बहन बन जाती थी। जवी ने कब को देखा। चाय ठंडी हो चुकी थी। एक निगाह उस खाली बेंच पर डाली जहां वो कुछ देर पहले बैठा था। गहरी सांस ली और सनाना के पीछे चल दी। यहाँ सारी लड़कियां मुख्तलिफ मुल्कों से स्मगल या अगवा होकर जहाँ पहुंची है। फारसी लहजे में आवाज़ उभरी। जवी ने निगाह ऊपर उठाई। सामने बैठी तमन्ना की आंखों में देखा बेतासर मुर्दा सी पुतलियाँ, जीने की आस छोड़े हुए बार बार मुड़का जिंदा हुई पुतलियाँ। वो हर बार की तरह उसकी भी आंखें पड़ रही थी। तमन्ना पलंग पर टांगे लटकाई उसके साथ बैठी थी। यहाँ आए उससे 20 मिनट और 10 सेकंड हो चुके थे जिसमें वो तमन्ना को मुझसे अपने बारे में बता रही थी। इसकी किस्मत इससे यहाँ था कैसे लाई। सामने बेड वाली दोनों लड़कियाँ अब अपने अपने पलंग पर चुपचाप लेटी चुकी थी और इन दोनों ने उससे नाम पूछने के अलावा और कोई बात नहीं की थी। अचानक एक सायरन जैसी आवाज़ बुरी और पूरी गैलरी में जैसे हलचल मच गई। वे हंगम सा शोर था। लड़कियाँ बाग बार कर सलाहों के पास आ रही थी। ये क्या हुआ? जमी ने हैरत से तमन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। पहले वक्त का खाना आया है, तमन्ना ने आइसगी से जवाब दिया और उठकर खड़ी हुई। बाकी दोनों लड़कियां भी अपने अपने पलंग से नीचे उतर रही थी। एक वो थी जो बस देख रही थी भूख क्या होती है। आज फिर से दाल अम्मा। आज तो अब्बा की तनहा आई थी। आज तो कुछ डांका होता। निगाहों के सामने खुद को मुँह फुलाए देखा और फिर कांपते हाथों से
डब्बे उठाती लड़कियों को देखा। हाल में आंसू का गोला अटक गया। सलाखों के पास बाहर की तरफ एक चाइनीज़ लड़का खाने की पैकेट रख रहा था। सारी लड़कियां भाग भाग कर सलाखों के पास जाकर अपना अपना पैकेट उठा रही थी। इनके दरवाजे के सामने भी इस लड़के ने 4 पैकेट रखे। तमन्ना ने भी आगे बढ़कर 2 पैकेट उठाए और वापस आई। एक पैकेट हैरानगी से आंखें फैलाई बैठी जबी की तरफ बढ़ाया। जबी ने उसके हाथ में पकड़ पैकेट की तरफ देखा और फिर चेहरा ऊपर उठाया। ये जगह कौन सी है और क्या करते हैं ये लोग जहाँ लड़कियों के साथ? उसके हाथ में पकड़े पैकेट से बेनियाजी बरतते हुए खौफ से पूछा। भूख तो मार चुकी थी बस अब ये जानना ज़रूरी था कि लिताओ उसे यहाँ क्यों छोड़ गया है और कब लेने आएगा, और जहाँ इस तरह लड़कियाँ क्यों बंद है। दोज़ख हल या फिर जहन्नम भी कह सकती हो। तमन्ना ने दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। आगे बढ़ी और पलंग पर उसके साथ बैठ गई। सामने वाली दोनों लड़कियां इज्जत में अपने अपने पैकेट को खोलकर नूडल्स खाने लगी थी। हेल किसी कुएं से आती आवाज़ की मुतरादिफ आवाज़ की खौफ से फटी आंखों से सामने बैठी तमन्ना की तरफ देखा। वो पैकेट खोल रही थी। पूरे कमरे में अब नूडल की महक उभर रही थी। हाँ, ये दोज़ख है जहाँ का हर पर हर लम्हा अजियतनाक है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है जहाँ खाने को 2 वक्त मिल जाता है। वो एक पैकेट खोलकर उसके अंदर चम्मच रखने के बाद जबी की तरफ बढ़ा रही थी। क्या करते हैं ये लोग? गुटी से आवाज़ में सवाल पूछा। जिस्म फरोशी करवाते हैं और ये। तमन्ना ने अपने पेट से शर्ट को ऊपर उठाया। उसके पेट पर टांगों और जख्म के निशान थे। शायद उसका एक गुर्दा निकाल लिया गया था। जबी के हाथ काम किए और घबराहट के बाद डिब्बा हाथ से नीचे गिरा। वो खौफ से दहल गई। तमन्ना स्पार्ट चेहरे के साथ रेलिंग पर पड़े नूडल फिर से डब्बे में डाल रही थी, ऐसे जैसे वो पहले से जानती थी कि उसके हाथ से नूडल गिर जाएंगे। घबराओ नहीं, सब के नहीं निकाले और एक साथ सब कुछ नहीं निकलवाते। आर्डर है जिसका मैच हो उसका। तमन्ना ने नूडल फिर से उसके तरफ बढ़ाए। दोज़ख अब्दी सज़ा की जगह। हाँ, मेरा गुनाह बहुत बड़ा था और मुझे ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी। खुदावन से यहाँ भी और वहाँ भी इसकी रूह काम गई थी। डूब डबाई आंखों से सामने तमन्ना की तरफ देखा। वो धुंधली हो चुकी थी। तुमने भी क्या कोई गुनाह किया था? रोंदी बारी आवाज़ में सवाल पूछा। तमन्ना के नूडल मुंह में डालते हाथ रुके निकाहें जबी की तरफ उठी। वो जबी की तरफ यूँ देख रही थी जैसे उसके चेहरे पर रकम गुनाह तलाश कर रही हो। अगर ये दोज़ख है तो ये किसी सज़ा के तौर पर है, किसी गुनाह की सज़ा जैसे मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह तुमसे भी। तमन्ना की साकन आंखें देकर बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, किया है, पैदा होने का गुनाह। बाप को बेटा चाहिए था और तीसरी दफ़ा भी हम दुनिया में आदम के और हमारे बाद जो 2 बहनें आईं उनके कसूरवार भी हम ठहरे। तलख सी मुस्कुराहट उसके खूबसूरत लबों पर उभरी। 16 के हुए थे कि अब्बा ने एक बूढ़े नवाब से पैसों के कर्ज नका कर दिया। वो खो से गई। उसकी बूढ़ी आंखों की बड़ी सी मुर्दा आंखों में माजी की याद से हल्की चमक उभरी। नूडल का डिब्बा हाथ में कांप रहा था। शायद उन लम्हों का दर्द फिर से उसके रगों पे में उतर आया। नवाब साहब का साल बाद ही इंतकाल होगा। मरहूम के बेटों ने इद्दत के दिनों में अपना अपना हिस्सा डाला और हमें धक्के मार का घर से निकाल दिया। वो सर नीचे झुका चुकी थी। अब ज़ुकाम ज़्यादा लग रहा था। घर वापस आए तो खुद पर दरवाजे बंद देखे। माँ ने अब्बा से चोरी पैसे थमाए और कहा लखनऊ अपनी खाला की तरफ चले जाएं, वो कोई काम दिलवा देगी। घर आऊँगी तो बाप मार देगा। तुम्हारे पीछे भी अपनी 3 बहनें अभी 3 पड़ी हैं। उसकी आंख से आंसू लड़क कर डिब्बे में मौजूद नूडल पर गिरे। क्या करते अकेले ही लखनऊ के ट्रेन पकड़ी और हाला की तरफ चल दी, मगर हाला के घर ना पहुंच सके। वहीं ट्रेन से ही चंद मशकूक लोगों की नज़र में आ गए कि अकेली है, बेअरसा है। बस ट्रेन के बाथरूम में वो ज़बरदस्ती गुस्से और बाजू में कुछ शबो दिया। फिर जब आंखुली कोई नोच रहा होता था, ज़्यादा होश में आने लगते तो इंजेक्शन लगा दिया जाता था। जब मुकम्मल होश आया तो खुद को यहाँ पाया। वो अपनी कहानी सुना रही थी और जबी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। यहाँ कर असल अजियत का सफ़र तय शुरू हुआ। रूह था को नोच खाया हराम के पिल्लू ने और फिर एक दिन गुर्दा निकाल लिया। हैरान तो इस बात पर है कि ज़िंदा क्यों है, हम मर क्यों नहीं गए। ज़ुकाम ज़दा बारी आवाज़ के साथ अब आंसू मुतवातर लड़क रहे थे। अब तो बस रोज़ दुआ करते हैं कि जल्दी मर जाए। तुम भी दुआ करो कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो मर जाती है वही आज़ादी पाती है, और जब वो मर जाती है तो बाकी सब लड़कियां दरवाजे की सलाहें बजा बजा कर जश्न मनाती है। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर कहा। उदम सादे यकटक उसे देख रही थी। तमन्ना अब आंसू साफ करती नूडल्स जहर मार कर रही थी। फिर उसको भी खाने का इशारा किया। खा लो वरना यहाँ के चूहे भी बहुत भूखे हैं। तमन्ना ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाई। जमी ने चूहों का देखा और फिर नूडल उठा लिए।
चीन के शहर शंघाई में ये चमकती सुबह पूरी दिलकशी के साथ इस दौड़ती भागती दुनिया में दिन की शुरुआत कर चुकी थी। लेज़ियों के आसमानों से बातें करती इमारतों में चहल पहल और इन बुलंद बांग इमारतों के सामने बहते कशादा हंगपो दरिया में कश्तियों में मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका था। हार्वी प्रोडक्शन की टीम अपनी शूटिंग के तीसरे दिन सेट पर पहुंच चुकी थी। दारान मलक स्याह 3-पीस सूट में मलबूस स्याह ग्लासेस आंखों पर सजाए अपनी तमाम तारबकार के साथ जलवा करना था। इन लोगों का आज का फिल्माया जाने वाला मंजर चही लेज़ियों की इमारतों के सामने डिबंड में दरिया के किनारे पर था। मंजर में दारान के साथ कार्ला के मनाजिर भी शामिल थे, जिनमें उसे कार्ला को कमर से थाम कर घुमाना और अपने करीब करना था। दारान जिसके लिए फाइटिंग और दूसरे के मुश्किल से मुश्किल मनाजर करना बाएं हाथ का खेल था, मगर रोमानवी मनाजर में आकर उसकी अदम दिलचस्पी सबको वाज़िया महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो अदाकार के बाकी तमाम किरदारों में बेहतरीन जौहर दिखाकर अपना लोहा मनवा चुका था, लेकिन रोमानवी मनाजर या तो फिल्म से बिल्कुल ही तल्फ करवा देता था, जैसा कि इस दफ़ा हुआ था, या फिर उनको अदम दिलचस्पी से फिल्म बनाता था। यही वजह थी कि वो हीरोइन के साथ केमिस्ट्री की लिस्ट में 0 नंबर पर था। अभी वो सूरज ढंग की मैक्सी में मलबूस और घबराती हसीन अदाकारा कार्ला को कमर से थाम कर 2 दफ़ा घुमाते हुए अपने करीब कर चुका था, मगर हदायतकार बरोज़ को ये मंजर पसंद नहीं आ रहा था। कट शॉट ब्रेक ले, इसके बाद दोबारा टेक लेंगे सर। बरोज़ ने तीसरी दफ़ा टेक लेने का हुक्म जारी किया और दारान की तरफ अंगूठे का इशारा किया। दारान ने गुस्से से बरोज़ की पुश्त को घूरा, जो दूसरी दफ़ा भी मनाजर को कट करवा चुका था। इस जितनी कोफत हो रही थी, बरोज़ उतना ही सीन लंबा खींच रहा था। बरोज़ इस फिल्म का हदायतकार था और वो हार्वी प्रोडक्शन का बहुत अरसे से हिस्सा था। बरोज़ को दारान पर पहले से ही बहुत तमस था कि उसने फिल्म में इसके शामिल किए हुए रोमानवी मनाजर तलब करवा दिए थे। अब उस मंजर के बहुत ज़्यादा टेक लेकर उसे जज भी कर रहा था। बरोज़ के मना करते ही कैमरे घूम गए थे। मेकअप करने वाले और पानी पिलाने वाले भागते हुए कार्ला और दारान की तरफ आ रहे थे। बाकी सारा अमला भी अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए अब एक दूसरे के साथ बातों में महू था। दारा ने आंखों को चंदी किए पेशानी पर बल उभरे घूर कर बरोज़ को देखा, जो अब कुछ दूर छतरी के नीचे बैठे हार्वी की तरफ जा रहा था। इसके सामने खड़ा लड़का उसके गुस्से से बेनियाज मेकअप दुरुस्त कर रहा था। दारा ने एक हाथ खड़ा करते हुए लड़के को रुका और खुद लंबे लंबे डाक बढ़ता कुछ दूरी पर बैठे हार्वी और बरोज़ की तरफ बढ़ा। बरोज़ अब हार्वी के साथ वाली कुर्सी पर बराजमान होकर मशरूब का गिलास उठा रहा था। जब वो सर पाँव पहुँच कर खड़ा हो चुका था, बरोज़ ने गिलास को मुंह से लगाए, निगाहें उठाई। दारान सूरज चेहरा लिए खड़ा था। ये मेरा लास्ट टेक होगा, इसके बाद मैं एक भी और टेक नहीं लूँगा। दारा ने उंगली खड़ी करते हुए अपना अटल फैसला सुनाया। बरोज़ एकदम चूक गया। वो समझ गया था कि वो जानबूझकर ज़्यादा टेक ले रहा है। दारान दो टोक अंदाज में फैसला सुनाकर वहाँ रुका नहीं था। जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से वापस पलट गया। बहुत बद दिमाग है ये, जितना महंगा एक्टर है इतना ही उल्ट दिमाग का मालिक है। क्यों कास्ट किया था उसे इतने महंगे प्रोजेक्ट में? बरोज़ ने नाक चढ़ाते हुए उसकी पुश्त को घूरते हुए सवाल किया। वो अपनी इस बददिमागी को अपनी पहचान कहता है। दारांग फाड़ देने वाला, चीर कर रख देने वाला। हार्वी ने उस दारांग के नाम का मतलब बताते हुए कहकर लगाया। वो बरोज़ की दारान से नफरत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बरोज़ ने गुस्से में सर हवा में मारा। हार्वी अब हंसी को दबा कर संजीदगी से उसकी तरफ देख रहा था। गुस्सा मत करो, ये ऐसा ही है। ये तो किसिंग सीन बहुत मुश्किल से करता है और वो भी ज़्यादातर ओरिजिनली नहीं करता, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करवाता है। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। स्टेफन ने कहा था ये तुम्हारी फिल्म में काम नहीं करेगा। हार्वी ने बरोज़ को दौरान के मुतालिक मज़ीद आगे जानता हूँ, सब में ड्रामे हैं इसके, ये सब जो ज़्यादा तासर देते हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। बरोज़ ने थोड़ी को खुजते हुए दुरुस्त लहजे में जवाब दिया, नहीं ड्रामे नहीं करता, शुरू से ही ऐसा है। नथन ने मुतारिफ़ करवाया था। इससे पहले 1 साल मामूली असिस्टेंट मैन के तौर पर काम करता रहा है इंडस्ट्री में। मुतवाज़िन लहजे में कहते हुए हार्वी ने मेज़ पर रखा लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। अगर ये बात साबित कर दूं कि ये सिर्फ इस दारांग के ड्रामे हैं तो क्या दोगे मुझे? बरोज़ ने बमे उचका एक मिनगी से पूछा।
हार्वी ने लैपटॉप पर झुकी निगाह उठाई और फिर इस्तेहज़ा या मुस्काया। ओह बस कार्रवाई, इससे वो सीन तक तो करवा नहीं सकते, मैं या तुम आप ये कहाँ से साबित करेंगे? हार्वी ने तमसहराना कहा। तुम्हें वीडियो चाहिए या पिक्स? बस ये बताओ। बरोस ने नाक फुलाए वसूख से पूछा, ऐसे जैसे अब ये इसकी इज्जत का मामला बन चुका हो। हार्वी ने चंद सेकंड हैरानी से बरोस के चेहरे पर मौजूदा सहदी को देखा। वीडियो, क्योंकि अगर इसकी ऐसी वीडियो मीडिया पर आ गई तो समझो इसका ये जो सो कॉल्ड एटीट्यूड है पाश हो जाएगा। हार्वी ने हबासे से आंखा को ना दबाया। तो बस फिर देखते जाओ, लगता है कुछ मिक्स करना पड़ेगा। प्रोस्टिट्यूट बरोस ने पुरसोच निगाहें सामने दारान पर मरगूज करते हुए बात अधूरी छोड़ दी। हार्वी एकदम से चौंका, सीधा हुआ और पहले इसकी निगाहों के ताक़ब में देखा। दारान अपने कैबिन के करीब खड़ा सिगरेट सुलगाए अनिल से बातों में मसरूफ़ था। हार्वी ने निगाहें बरोस की तरफ घुमाई। नो, इस सब को इस मामले से अलग रखो, वो सब लीगल है, किसी को बनक भी पड़ी ना तो। हार्वी ने दांत पीसते हुए आवाज़ को धीमा रखा। कुछ नहीं होगा, बस एक लड़की ही तो चाहिए और कुछ कैमरे। बरोस इस्तेहज़ा या मुस्कुराए, फिर से सोचने का मशवरा दूंगा। हार्वी ने लब बेचे गहरी सांस सी। नहीं मेरी जान, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फिल्म होती है, ये भी फिल्म होगी, फ़र्क सिर्फ इतना होगा इसमें हीरो को नहीं पता होगा ये फ़िल्म है। बरोस ने फिर से आंख दबाते हुए होंक बने हार्वी को पूरी बात समझाए। ना मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही, कोई और तरीका सोचा। हार्वी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपना डर जाहिर किया। कुछ भी नहीं होगा, सब बस मुझ पर छोड़ दो सब। बरोस ने तो जैसे ही सब सोच लिया था। एतमाद से परेशान चेहरा लिए बैठे हार्वी को देखा और मुस्कुराया। तुम रिलैक्स हो जाओ, सब मुझ पर छोड़ दो, बस एक अदद पार्टी का एहतमाम हो जाए। ओके, मैं ज़रा इसका आड़ी टेक लेकर आया। बरोस ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ का दबाव डाला, जो अब भी हवास बहाता बैठा था। बरोस अपनी जगह से उठा और कदम कैमरों की तरफ बढ़ा दिए, जहाँ दारान अपना टेक लेने के लिए तैयार खड़ा था।